जी नमस्कार। आज हम आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डी एंड एफ लॉग शुरू करने जा रहे हैं। तो उसका पहला वीडियो है डी एंड एफ लॉग। ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं इनको, डी ब्लॉक को। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि आवर्त सारणी जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें यहाँ तो S ब्लॉक है, यहाँ P ब्लॉक है, उनके बीच में जो है वो D ब्लॉक है, नीचे थे F ब्लॉक। तो S और P में बीच के दोनों के बीच में होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, D ब्लॉक को। चूंकि इनके 4 आवर्त हैं और 10 इनके वर्ग होंगे तो लगभग 40 एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन जो चौथा आवर्त है वो आप सब जानते हो अपूर्ण है। धीरे धीरे खोजें हो रही है, जैसे जैसे खोज होती जाएगी कंप्लीट हो जाएंगे। और 4 इनके पीरियड्स रहेंगे आवर्त और 10 इनके वर्ग हैं। वर्ग जो है वो 3 से लेकर के 12 तक है। 13वें में पी ब्लॉक चालू हो जाता है। तो इनमें खास बात यह है निकल, कॉपर, जिंक। तो ये इस प्रकार स्कूटियम लाओ, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, ये इस प्रकार से इनके जो है वो तो ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हमें 3D के कम से कम ये एलिमेंट है वो ध्यान होने चाहिए, ये रहते हैं। ठीक है। अब इनके तत्वों की जो 4 आवर्त और 10 वर्ग हमने कह दिया। अब इनके अंदर एक खास बात है कि इनको हमने कहा संक्रमण तत्व। लेकिन जो ZnCd और Hg हैं ये D ब्लॉक के एलिमेंट तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्वों को इस प्रकार से परिभाषित किया गया कि जिन तत्वों के किसी भी विन्यास में, परमाणु या आयनिक विन्यास में D उपकोष अपूर्ण रहता है उन्हें हम कहते हैं संक्रमण तत्व। लेकिन ZnCd Hg का कोई भी ऐसा विन्यास नहीं है, चाहे परमाणु हो चाहे आयनिक हो, कि जो कि अपूर्ण हो। इसीलिए ये तत्व क्या कहलाते हैं? D ब्लॉक तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। जैसे बात करें यहाँ पर, कॉपर का विन्यास भी 3D10 और 4s1 होता है और जिंक का विन्यास 3D10 4s2, यानी दोनों का ही क्या है 3D10 है। बट ये तो संक्रमण तत्व है लेकिन ये नहीं है। इसका कारण ये है कि कॉपर का एक विन्यास और होता है Cu प्लस और Cu+2। इसका तो 3D10 और 4s1, इसका 3D10 और 4s0, और यहाँ पर होता है 3D9 4s0। यानी इसका एक विन्यास ऐसा हमें मिल गया है जो 3D10 नहीं होता। जबकि जिंक का जो विन्यास है एक तो परमाणु विन्यास 3D10 4s2 और एक होता है इसका 3D10 और 4s0। यानी दोनों के दोनों विन्यास क्या हैं, इनके कंप्लीट हैं। तो कंप्लीट हैं तो इन्हें ऐसा कोई भी विन्यास जिंक का नहीं मिलता जिसके अंदर Zn-D10 ना हो, इसीलिए संक्रमणता तो नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये नहीं है, सामान्यतः नहीं देते, लेकिन कई बार हल्का क्वेश्चन आ ही जाता है। इनमें से कौन सा संक्रमणता तो नहीं है, इन तीनों को ध्यान रखना है, Zn-CD Hg। इसी प्रकार Hg का भी जो विन्यास है Hg+1 Hg+2, तो उनके अंदर भी क्या है आपको ये कंप्लीट मिलेगा, क्योंकि Hg+ में वो D तो 10 ही होगा, S1 होगा, और Hg+2 में D10 S0। यानी कोई में किसी भी विन्यास में क्या नहीं मिलता, अपूर्ण नहीं मिलता। ये तो पहली बात है। सामान्य इसके गुण जो है वो अपन देखते हैं। चूंकि ये सभी के सब क्या है धातु, तो इसीलिए ठोस भी होंगी। धातु में प्राय ठोस होती है, लेकिन अपवाद है एक, कौन? Hg। वो क्या है? धातु तो है लेकिन द्रव अवस्था। एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी अधातु भी थी, ब्रोमीन Br2, वो अधातु थी, द्रव अवस्था मिलते हैं, बाकी गैस या ठोस। और धातुएं जो प्राय सभी ठोस हैं, लेकिन एक Hg है वो क्या है, द्रव। इसके अलावा सभी ठोस हैं। रूम टेम्परेचर पर भी क्या है, ये लिक्विड है। धातुएं हैं, ठोस है, ये रंगीन यौगिक बनाती है, ये अनुचुंबकीय यौगिक बनाती है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इसके अंदर। ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाती है। ये संकुल यौगिक बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो अगला चैप्टर अपन पढ़ेंगे डिटेल में वही है। सामान्य इसी के बनते हैं, थोड़े बहुत एफ्लो के भी बनते हैं। और ये जो है संकुल यौगिक बनाती है, ये अंतराकाशी यौगिक बनाती है।
ये मिश्र धातुएं भी बनाती है क्योंकि इनका आकार लगभग सेम होता है। ये अरस समीकरण मितीय यौगिक बनाती है। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड जो है वो भी ये बनाती है, यानी स्टाइक्योमेट्री जिसमें मेंटेन नहीं रहती ये बनाती है। ये कलर प्रॉपर्टी शो करती है दो कारण से, डी संक्रमण और चार्ज ट्रांसफर के कारण से। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक हैं जिनमें मुख्य गुण जिनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये देख लेते हैं, यहाँ पर यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, ठोस वोस कुछ नहीं, रंगीन, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, यहाँ से भी आ जाता है, संक्रमण से भी और डी संक्रमण से भी और चार्ज ट्रांसफर से भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। अनुचुंबकीय में से प्राय क्वेश्चन नहीं आते। अनपेड है तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक तब होगा जब पेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और बाकी जो लोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय वो अपन पढ़ते हैं धीरे धीरे कि अपेक्षित जितना सोचते हैं उतना चुंबकीय गुण नहीं आता। अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो छोटे अधातुक परमाणु आके फंस जाते हैं, उन्हें अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन नहीं बनता। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पर प्रश्न बनता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, जैसे Mn+2 +4 +7, जैसे Fe+2 +3, जैसे S ब्लॉक और P ब्लॉक थे तो सोडियम है तो हमेशा Na+1 ही रखता है, Na+2 या +3 कुछ नहीं रखता। ठीक है, इसी प्रकार से भी मान लीजिए कोई D ब्लॉक का भी हो, P ब्लॉक का भी होगा तो वो भी प्राय क्या है, फिक्स रखते हैं, तो उनमें नहीं मिलती परिवर्तन। इसमें जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है तो वो +3 मिलता है। इनके अंदर जैसे Mn+2 है, +4 है, +7 है, मिल सकता है। कॉपर +1 है, कॉपर +2 है, ये मिल सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कौन कौन नहीं दर्शाते, एक तो ये। दूसरा, उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं उनकी नेचर क्या है, कि वो ऑक्सीकारक होंगी, अपचयक होंगी, वायनिक होगी, सहसंयोजक होगी, इस टाइप की कुछ चीज़ें अपन पढ़ेंगे। संकुल निर्माण के अंदर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ से ज़्यादा संभावना इसमें फिर भी कम है। ये दोनों में से अपने को अच्छे से देखना है। मिश्र धातुएं कई बार इजी क्वेश्चन आ जाता है, ये तो आपको रटना है। 9th-10th का क्वेश्चन है कि ये पीतल है वो किससे बना होता है, कांसा किससे बना होता है, वो मिश्र धातुओं किन किन का कितना मिश्रण होता है वो। अरस समीकरण मिति में से क्वेश्चन नहीं बनते। कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि अरस समीकरण मिति के अंदर यानी स्टाइक्योमेट्री जो टूट जाती है उसमें या तो धातु परमाणु बाहर चले जाते हैं या कोई अधातु परमाणु एक्स्ट्रा आ जाता है। प्राय जो डी ब्लॉक की धातुओं में से परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, इसीलिए कुछ धातु परमाणु जालक से बाहर चले जाते हैं, और जो पीछे बचे हुए हैं वो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी। तो इस पर क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कितने Cu+1 है, कितने Cu+2, इस प्रकार से ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से F ब्लॉक में क्वेश्चन आता, D ब्लॉक में नहीं आता। N-1D और NS ये होता है, ये 1 से 10 तक और ये 1 से 2 तक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि ये सब लोग आप जानते हैं, उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। 3D जो है उसका इलेक्ट्रॉन फोरस से पहले भरा जाता है, ये हम देख चुके हैं 3D और फोरस में। N का मान N+L का मान कम हो उसमें भरा जाएगा, इसके लिए 3 और 2 5, उसके लिए 4 और 0 4। तो पहले फोरस में भरा जाता है, तो फोरस वाले पहले आएंगे। तो ऑर्गन ये 21 था, ऑर्गन 18, तो ये हो जाएगा ऑर्गन 18, फिर फोरस 2 वाले 20 और 3D1। लिखने में अपन ये पहले लिख देंगे, थ्री डी और फोरस के 2 18 और 2 20 और 3D1, ये आ जाएगा 3D2, ये 3D3 और ये 3D4 होता। लेकिन ये अपन ने चर्चा की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर रहे थे ऑफ वो सिद्धांत में, जो अपवाद थे 4 के पास वाला जो विन्यास है 5 वो हाफ फील्ड होने के कारण स्थायी विन्यास होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाता है 3D5 S वाला। तो फोरस 2 जो था ना यहाँ पर फोरस 2 वो फोरस 1 रह जाएगा, आगे कंटिन्यू रहेगा 3D5 फोरस 2 और ये 6 7 8, ये वापस से 10 और फोरस 1 आ जाएगा, फिर वापस ये 10 था ही।
ठीक है। तो कुल मिलाकर के 2 जगह वो एक्सेप्शन है, क्रोमियम का 3D4 की बजाय 3D5 और कॉपर का 3D9 के बजाय 3D10 होता है। इसमें कई बार आयनिक विन्यास कर देते हैं, जैसे Cr+3 का क्या है, तो सबसे पहले हटाने जो है वो आपको क्या हटाना है, S वाला। तो Cr+3 का तो सीधा 3D5 से मत हटा देना, 4s का पहले हटेगा, क्योंकि बड़ा भी पहले जाएगा, आउटर है, ये आउटर सेल है, 4th सेल है, तो पहले इसमें से जाएगा, तो एक तो यहाँ से गया, 2 इसमें से गया, तो 2 जाएंगे, तो 3D5 में से 2 गए, 3D3 4s 0, ये विन्यास आएगा। इसी प्रकार कॉपर प्लस का पूछ लिया जाए तो 3D10 होगा, 3D9 नहीं, 3D10 4s 0, कॉपर +2 का 3D9 और 4s 0, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं। दूसरा आपका आकार, साइज। सामान्यतः साइज जो है वो क्या होता है, आवर्त सारणी में वर्ग में हम देखते हैं रेडियस जो है वो बढ़ती है, कारण कोस बढ़ते हैं। आवर्त में रेडियस जो है वो घटती है, कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC है वो बढ़ता है, और उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है आकार। तो ये आपका होना चाहिए सामान्यतः, लेकिन नहीं होता। डी ब्लॉक में अपवाद ही रहता है। वर्ग में तो देखो ये डिस्टर्बेंस रहता है कि 3D 4D 5D 6D ये जाना चाहिए था, बढ़ना चाहिए ऐसे, लेकिन लेंथेनाइड तत्वों के और एक्टिनाइड तत्वों के बीच में आ जाने से लगातार चौदह तत्व आ रहे हैं, और उसका जो परिरक्षण प्रभाव है F का जटिल ज्यामिति के कारण ज़्यादा हो नहीं पाता, इसीलिए प्रभावी नाभिक आवेश लगातार बढ़ता जाता है और आकार में क्रमिक कमी पाई जाती है, जिसे कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन, एक्टिनाइड में उसे कहते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो उनके कारण से यहाँ जो आकार जो बढ़ रहा है ना, तो ये क्या है कि लगभग सिमिलर सा हो जाता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं अपेक्षानुरूप। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, आवर्त में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसमें डी ब्लॉक में आकार को 2 फैक्टर प्रभावित करते हैं। एक तो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो कहता है मैं रेडियस को घटाऊंगा, और ये आवर्त में जो है वो आवर्त में ENC है वो लगातार बढ़ता जाता है, इसीलिए रेडियस क्या होती है, घटती है। एक होता है परिरक्षण प्रभाव, ये परिरक्षण प्रभाव कहता है मैं रेडियस को बढ़ाऊंगा, ये उल्टा होता है, ENC का परिरक्षण प्रभाव रेडियस को बढ़ाता है। अब यहाँ पर ENC जो वो तो लगातार एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन जो आपका ये है परिरक्षण प्रभाव, ये इलेक्ट्रॉनों की भीड़ भाड़ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ेगा और फिर अपना ये प्रभाव दिखाना स्टार्ट करेगा। तो स्टार्टिंग के जो तत्व हैं उसमें प्रभावी नाभिक आवेश है वो प्रभावी रह जाता है, हावी रहता है, इसकी चलती है, और ये क्या कहता है मैं रेडियस को घटाऊंगा, तो यहाँ रेडियस घटती है। बीच में दोनों की पावर लगभग बराबर सी हो जाती है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और SE दोनों इक्वल रहते हैं, तो रेडियस जो है वो कांस्टेंट रहती है, ना तो बढ़ पाती है ना घटती है। लास्ट जाते जाते निकल से जिंक तक जो ENC की तुलना में ये हावी हो जाता है SE, और ये कहता है मैं रेडियस बढ़ाऊंगा, तो इसीलिए लास्ट में रेडियस थोड़ी बढ़ जाती है। तो कई दफ़ा ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप क्रम बताइए, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इनका तीनों का, तो ये घटते क्रम में इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन आ जाता है निकिल, कॉपर, जिंक। अमूमन हम सोचते हैं कि आवर्त पे बाएं से दाएं चलने पर कोर्स नहीं, आप ले बाद में फिर अमूमन हम ये सोचते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आकार घटता है, तो हम घटते हुए क्रम में लिख देते हैं, लेकिन लास्ट में प्रभावी परिरक्षण प्रभाव के कारण से ये आकार बढ़ जाता है, तो ये जो है ऑर्डर ये आता है, न कि ये जो है वो गलत है, ये आता है जिंक बढ़ता जाता है लास्ट में। तो एक ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ये हो गए 2 फैक्टर। तीसरा, अभी IP अपन इसकी चर्चा नहीं करेंगे, आकार का जस्ट उल्टा होती है, आकार का जस्ट उल्टा। IP समानुपाती 1 बटा साइज। अब साइज स्टार्टिंग में क्या हुआ था, घटा तो IP बढ़ेगी, बीच में स्थिर तो IP भी स्थिर, लास्ट में आकार बढ़ा तो IP भी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन नहीं आता। चौथा जो है वो अपना मिश्र धातु बनाने की प्रवृत्ति। मिश्र धातु
चूंकि हमें पता है, अभी हमने देखा था कि डी ब्लॉक का जो आकार है बीच में क्या होता है, लगभग स्थिर रहता है। इसका कारण क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एससी परिरक्षण प्रभाव। आकार लगभग समान होने के कारण जब दो धातुओं को हम मिलाते हैं तो उनका आपस में जो है वो साइज सेम होने के कारण एक दूसरे के लैटिस में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर और जिंक को मिला दिया तो दोनों का आकार लगभग सेम है, तो इसीलिए वो एक दूसरे के जालक में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम उम्र के बच्चे होते हैं, 11th-12th का बैच है मान लीजिए, तो 11th क्लास के साथ 12th का बैठ सकता है, हम आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते यदि हम उसको जानते नहीं हैं। यदि 10th क्लास के अंदर पहली क्लास का छात्र बैठता है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बहुत छोटा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो सेम वही कहानी है, साइज सेम होने के कारण से Zn, Cu, निकिल, सारी जितनी भी धातुएं हैं, Mn, क्रोमियम, ये क्या करती हैं, आकार में सेम होने का मिक्स हो जाती है। जैसे पीतल बनते हैं कॉपर और जिंक से, इसको याद रख सकते हो पिताजी से। पीतल बनता है तांबा और जिंक से, तांबा और जिंक से, ठीक है। इसी प्रकार जर्मन सिल्वर वगैरह और सारी मैं लिस्ट पीडीएफ है वो डाल दूंगा नोट्स में, तो इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक। उसके बाद जो है वो अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक, अंतराकाशी यौगिक ये होता है कि जो धातुएं हैं उनके क्रिस्टल लैटिस के अंदर बीच में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको अपन कहते हैं अंतराकाशी छिद्र, इंट्रास्टेशियल स्पेस। मान लीजिए जैसे Fe है, उसमें छोटे हाइड्रोजन या कार्बन जैसे अधातु परमाणु बीच में फंस जाते हैं, उसके कारण इनके गुणों में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है कि जैसे विद्युत चालकता बढ़ जाएगी या कठोरता बढ़ जाएगी, इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें अपने को पता है कि अंतराकाशी यौगिक क्या बीच बीच में फंस जाना। उसके बाद अगला जो गुण है वो है आपका कठोरता, यांत्रिक सामर्थ्य, कठोरता, स्ट्रेंथ जो है वो कैसे होती है। देखो, चूंकि ये सब धातु है तो इनके मध्य धात्विक बंध पाया जाता है, और एक धात्विक बंध में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उतना ही धात्विक बंध मजबूत होगा और उतनी उस धातु की कठोरता ज़्यादा होगी। कठोरता ज़्यादा होगी तो गलनांक क्वथनांक स्वाभाविक रूप से ज़्यादा होंगे। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, बस इतने तक देख लेते हैं। इसके अंदर जो विन्यास है, विन्यास 3D1 और 4s2, ये तो सभी यही होते हैं। 3D2 4s1, 3D3 4s1, 3D5 और 4s1, सॉरी यहाँ पर 4s2 है सब जगह, 2 यहाँ पर 1 है ओनली। और ये आपका 3D5 और 4s2, 3D6 और 4s2, 3D7 4s2। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये तो पेड है दोनों, ये एक ही अनपेड, तो एक आ जाएगा। कितना आएगा, एक, यहाँ 2, यहाँ 3। यहाँ देखिए ये और ये सभी अनपेड है। क्रोमियम जो है इस प्रकार से होता है 1 2 3 4 5 और ये S, जबकि पहले क्या था तो ये एक्चुअली था तो ये इस प्रकार का विन्यास था 3D4 और 4, लेकिन नहीं, ये क्या हो जाता है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ये हटा देते हैं अपन और उठ करके कहाँ जाता है, यहाँ पर। तो इसीलिए 3D5 और 4s1 जो है उसमें विन्यास में इस प्रकार से 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर इसमें ये पैड हो गए 5, फिर ये एक और पैड हो गया 6 में, तो पीछे 4 ही बचे, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 घटता जाता है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे घटेंगे वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घटेगी। यहाँ पर एक ही है तो थोड़ा कमज़ोर होगा, 2, तो सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होनी चाहिए इस 3D में, क्रोमियम, और स्वाभाविक रूप से यही होती क्रोमियम। क्यों, क्योंकि इसके धात्विक बंध में 6 जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। इसी प्रकार से सबसे जो मजबूत है टंगस्टन धातु, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण, मेटलिक बॉन्ड इसका स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसका गलनांक क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन के बनाए जाते हैं, क्योंकि जब बल्ब लगातार जलता है तो हज़ारों डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट हो सकता है। इसका लगभग 3800 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो आसानी से पिघलता नहीं है गर्म होकर के, वरना दूसरी धातुएं जो गर्म होकर के हल्की सी पिघल जाती है तो जल्दी टूट जाएगा वह तंतु, इसीलिए टंगस्टन में यूज लेते हैं।
तो इसका बहुत ज़्यादा होता है 3800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो कुल मिलाकर के कठोरता की बात करें, क्रम पूछ लिया जाए तो कठोरता का क्रम इधर बढ़ता है, इधर वापस से घटता है लास्ट में। ठीक है, कॉपर जिंक मुलायम होती है, देखो पारा उसी के जिंक के नीचे आता है, तो इतना मुलायम होता है कि लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो ये आपका कठोरता वाला बिंदु हो गया। अब हम देखते हैं उसके बाद अरस समीकरण मिति यौगिक। अरस समीकरण मिति यौगिक, अरस समीकरण मिति यौगिक ये होता है, स्टाइक्योमेट्री मेंटेन नहीं रहती। जैसे MgCl2 स्टाइक्योमेट्री मेंटेन है, 100 है, ये 200 है, 1:2 है। FeO है 100:100, 1:1 है, 100 है। लेकिन यदि ये न होकर के इसकी जगह Fe 0.94 O हो जाए, तो इसका मतलब यदि 100 O-2 है तो वहाँ पर जो Fe के उसके 94 ही एटम हैं, 6 बीच में से गायब हो चुके हैं। तो इसको कहते हैं अरस समीकरण मिति यौगिक। अब ये कैसे होता है कि जैसे इसमें कई बार क्वेश्चन ये RPSC में आया हुआ है कि Fe 0.94 O में कितने Fe+2 है व कितने Fe+3। अपन क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं डायरेक्ट, तो ये क्वेश्चन RPSC में आया हुआ है। कैसे पता चलेगा कि हम मानते FeO होता तो 100 तो Fe+2 थे और 100 ही O-2 थे, तो इस पर +200 था और इस पर -200 था। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि Fe 0.94 O है, इसमें हमारे पास 94 Fe+2 है और 100 O-2 है। इनका जब चार्ज जोड़ते हैं तो 188 आता है। ठीक है ना, 8 9 दूनी 18, 188, और ये आता है प्लस का 188, ये माइनस का 200 ही है। तो कितना चार्ज घट गया है? 12 का चार्ज घट गया है। तो इसका मतलब हमारे पास 6 Fe+2 भाग गए। 6 Fe+2 भाग जाने के कारण से +12 जो हमारा कट गया। अब ये +12 को मेंटेन करने के लिए जो Fe+2 हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाकर Fe+3 में आते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। ठीक, अब ये Fe+2 से Fe+3 बनता है, तो उसके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही चेंज कर पाता है। हमें भागे तो 6 हैं, लेकिन जो चार्ज है वो 12 का अंतर आ गया, 12 का। तो इसका मतलब 12 Fe+2 को भागना पड़ेगा Fe+3 में, भागना क्या, चेंज होना पड़ेगा Fe+3 में। तो अब जो 12 टोटल 94 थे, 94 में से आपके पास 12 तो जो Fe+2 है ही नहीं, भाई 6 तो भाग ही गए, 94 ही बचे हैं। उन 94 में 12 ने अपना रूप बदल लिया Fe+3 के रूप में। तो 94 में से 12 तो आपके पास हैं Fe+3 और पीछे बचे 82, वो आपके पास हैं Fe+2। और ये जो आ गया इसका चार्ज हो गया 36 और ये आपका हो गया, पीछे कितना बचा गया, 8 दूनी 16 और 44, 164 ये हो गया। अब दोनों मिलाकर के देखो कितना हो रहा है, +200। ये +200 न्यूट्रल कर रहा है -200 को। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है कि इसमें कितने Fe+2 है, तो 82 Fe+2 और 12 Fe+3। तो कई बार हम देखते हैं Fe 0.94 है, ए ऑप्शन आता है कि 94 Fe+2 है, नहीं वो गलत हो जाता है। Fe+2 तो Fe जो है टोटल है वो 94 है, उनमें से Fe+2 कितना है, Fe+3 के नहीं, क्योंकि 6 जो गए हैं उनकी विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए क्या काम किया जाता है, Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट होता है। तो वो 12 प्लस हटाने के लिए 12 Fe+3 बनते हैं, तो पीछे जो है 94 में से 12 गए 82। ये क्वेश्चन RPSC में आया हुआ, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है अपन बात करते हैं, कितना था ये, सातवां प्रॉपर्टी, कठोरता हो गई। ये अभी पढ़ा हमने अरस समीकरण मिति यौगिक। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अपन मिश्र धातु कर ली, ये कर लिया। अब हम देखते हैं संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, अब जो पढ़ रहे हैं ना वो उसमें से क्वेश्चन आएंगे धीरे 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 धीरे। मैं
इजी टू हार्ड ले रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब जितने भी रंगीन यौगिक बनाने की या कलर्ड प्रॉपर्टी है या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण, उनमें सब में क्वेश्चन आएगा। तो हम बात कर रहे हैं संकुल यौगिक बनाने के बारे में। संकुल यौगिक इसलिए बनते हैं क्योंकि जो डी ब्लॉक धातुएं हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यौगिक बनने के बाद भी, प्राथमिक संयोजकता के बाद भी, यह वास्तविक अक्रिय गैस विन्यास धारण नहीं कर पाते। इसीलिए वास्तविक अक्रिय गैस विन्यास धारण करने के लिए ये कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेती है लोन पेयर के रूप में लिगेंड से। उसके बाद जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं संकुल यौगिक। इसके अंदर धातु की दो प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। जो भी स्पीसीज धातु के साथ द्वितीयक संयोजकता संतुष्ट करने लग जाती है वो विलयन अवस्था के अंदर पृथक नहीं होती, केवल प्राथमिक वाली होती है जिसमें आयनिक अट्रैक्शन होता है। द्वितीयक जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से होता है। इसको डिटेल में तो कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी चर्चा करते हैं। जैसे एक MgCl2 और एक FeCl2। MgCl2 के अंदर Mg जो था 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2। ये 3s2 इसने 2 Cl को दे दिए, तो अब जो Mg+2 बचता है उसमें विन्यास ये होता है 1s2, 2s2 और 2p6, जो कि नियोन गैस का विन्यास, यानी अक्रिय विन्यास धारण कर लिया। तो इसका मतलब ये वास्तविक रूप से स्थायी है। अब इसको कोई और प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। हमने केमिकल बॉन्ड में बात की थी कि बंध बनते हैं वास्तविक अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करने के लिए, जोड़े बनाने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ करके जो नौकरी लगोगे स्टेबिलिटी हो जाएगी, घर बच जाएगा, तो वो स्टेबिलिटी ये भी चाहता है एलिमेंट भी। तो Fe जो है उसका विन्यास होता है 26, तो आर्गन तो हो गया आपका 18 और फिर 3D और 4s2 और 3d6 ये होता है। अब ये Fe+2 2 क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये बन जाता है Ar, आर्गन 18, 3d6 और 4s0। क्या ये किसी 24, ये अब जो 26 वाला था ना इसका 24 इलेक्ट्रॉन है, क्या 24 इलेक्ट्रॉन किसी अक्रिय गैस का विन्यास है? नहीं है। इससे पहले जो आती है वो ऑर्गन है 18 वाली, इसके बाद जो है क्रिप्टॉन 36 वाली। तो इसका मतलब ये बीच में लटक रहा है, या तो और 6 दे करके आर्गन बने या कुछ और लेके क्या बने, ये क्रिप्टॉन की तरह बने 36 लेवे। तो इसीलिए इतने ज़्यादा दे तो नहीं सकता, लेकिन इस प्रयास में ये क्या करता है, किसी दूसरे लिगेंड से जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं उनसे जोड़ों के रूप में, लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और वास्तविक अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करता है। जैसे K4FeCN का 6, यहाँ पर +4 ये हो गया, ये -6, तो या डिफरेंस +2 का, तो +2 में 3d6 रहता है, 24 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसको बनने के लिए अब देखो वास्तविक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करेगा, 24 तो है ही ऑलरेडी, और 6 CN- से लोन पेयर लिए, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन 12, तो 24 और 12 अब कितने हो गए, 36। अब ये अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हुआ है, इसलिए संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक, ये तो हुआ भूमिका कि संकुल यौगिक क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं। अब हम बात करते हैं संकुल यौगिक बनाने के लिए जो शर्त होती है वो क्या होती है। संकुल के बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ ये है कि धातु के पास उच्च आवेश घनत्व होना चाहिए, उच्च आवेश घनत्व होना चाहिए, रिक्त कक्षक हो उचित ऊर्जा के, और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था हो। उच्च आवेश घनत्व इसलिए ताकि वो खींच सके लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन, और रिक्त कक्षक इसलिए कि जो लिगेंड लोन पेयर देंगे उनको कहीं रखा जा सके रिक्त कक्षकों के अंदर। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए कि कई दफ़ा वो लिगेंड्स कह देते हैं कि हम तो 5 नहीं 6 आएंगे, या 6 नहीं 4 आएंगे, तो वो कह देता कोई बात नहीं रुक जाओ, 5 ला रहा था वो कहते 6 आए हैं हम तो 6 हैं तो रुक जाओ, हम खाली कर देते हैं कमरा। जैसे FeCO5 है, इसमें 5 ही हैं, अब CN- है, वो कहते हम तो 6 आएंगे, 5 में 10 इलेक्ट्रॉन लाए देते, मामला भर गया, इसमें यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। तो ये कह देता है रुको एक बार मैं और खाली करवा देता हूँ एक, तो Fe+2 में चला जाता है इस CN के साथ, और फिर 6 CN जोड़ लेता है, K4FeCN6। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का ये फ़ायदा है, बेनिफिट है कि कई दफ़ा लिगेंड से जो वेरिएबल संख्या आती है उसके आधार पर जितने भी उसको लोन पेयर मिले उस आधार पर एडजस्ट कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी
बेसिक नीड्स हैं, उच्च आवेशकरण, त्वरित कक्षक और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, और ये सब किस में पाया जाता है? डी ब्लॉक में। इसीलिए क्या बनाते हैं? संकुलित। उदाहरण मैंने ये लिख दिया था, कोई खास नहीं है, ये 8वां पढ़ा था। अब 9वां पढ़ रहे हैं हम, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो ये बताती है कि डी ब्लॉक के अंदर इस प्रकार का विन्यास होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन लेने अथवा देने से, जैसे एस और पी में होता है, स्थायी विन्यास प्राप्त नहीं करता। तो इसीलिए उसको स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए कई जद्दोजहद, कई प्रयास करने पड़ते हैं। इस प्रयास में वह कई प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा देता है। जैसे और हम साफ देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो n-1d में जाता है। तो यानी ns के इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है इसके पास और n-1d के भी है। तो दो तरह के हैं, तो दोनों दर्शा देता है, तो वेरिएबल है। जैसे यहाँ तो ये +3 दर्शाता है, +3, ये +4 है, ये +2 भी दर्शा दे, +4 भी दर्शा दे, +5 भी दर्शा दे, +3 दर्शा दे, 4 दर्शा दे, 6 दर्शा दे, +2 दर्शा दे, 4 दर्शा दे, 7 दर्शा दे, +2 +3 दर्शा दे। जैसे ये +3 है, ठीक है, कई बार 4 भी +2 है, ये +1 +2 है, ये Zn+2 है। तो इस प्रकार की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये दर्शाता है। इसमें एक सिंपल क्वेश्चन तो ये बनता है कि कौन कौन से ऐसे तत्व है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दर्शाते। जैसे स्कैंडियम है, +3 है स्टेबल, जैसे निकल है, जैसे जिंक है, ये ज़्यादातर वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट नहीं दर्शाता है। कौन है जो ज़्यादा वेरिएबल दर्शाता है? क्रोमियम मैग्नीज। कौन है 3D में जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? Mn+7। कौन है जो डी ब्लॉक में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? ऑस्मियम+8। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन सिंपल आ जाते हैं वो अपन सीधे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कर लेंगे। अब 3 बातें इसकी बहुत महत्वपूर्ण हैं कि इनकी जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं, वो सामान्यतः निम्न कर देता हूं पहले मैं, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो निम्न है, जैसे मान लीजिए Mn+2 है, इसके पास क्या ऑप्शन है? या तो +4 में जाए या +7 में जाए। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छा अपचायक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं अपचायक होती है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के जो यौगिक हैं वो आयनिक होते हैं, सहसंयोजक नहीं होते, क्योंकि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा, जैसे MnF2 है, ये क्या है? ये थोड़ा सा आयनिक प्रवृत्ति का होगा। लेकिन मैं कह दूं CrF6 है, ये क्या होगा? सहसंयोजक होगा थोड़ा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर Cr+6 में है और फाजान्स रूल ये कहता है कि जितना ज़्यादा क्या होता है, चार्ज ज़्यादा होता है पोलराइजेशन के थ्रू, ध्रुवण ज़्यादा होगा, ध्रुवण ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। तो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था वाला पढ़ रहे हैं तो वो आयनिक होगा। और उनके जो ऑक्साइड होते हैं, किसके? इनके निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, उच्च वाले अम्लीय होते हैं। तो ये 3 बातें थोड़ी सी अपने को ध्यान रखनी है। इसमें उदाहरण ये अपन कर देते हैं कि Mn+7 जो था वो निम्नतम वाला उच्च में गया, तो इसीलिए ये अपचायक हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और यदि कोई ऑलरेडी उच्च में है, जैसे Mn+7 है, तो वो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो +4 में आए या +2 में आए। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। तो इसका मतलब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि डी ब्लॉक तत्वों की निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है? अपचायक होती है, क्योंकि उनका ऑक्सीकरण होता है, और वो आयनिक होती है क्योंकि उनके अंदर पोलराइजेशन कम होता है, और उनके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय। ठीक इसी प्रकार उसका अपोजिट हो जाएगा, उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आपकी हो जाएंगी ऑक्सीकारक, और वो आपकी हो जाएंगी सहसंयोजक, और उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो उभयधर्मी या अम्लीय हो जाएंगे। इनको अपन डिटेल में देखेंगे थोड़े एग्जाम्पल के साथ। अब इनमें आपको यदि एग्जाम्पल निम्न में से कौन सी ऑक्सीकारक, कौन सी अपचायक है, कौन सी आयनिक, कौन सी सहसंयोजक है, तो वो आपको यदि पूछ लिया जाए, जैसे कौन सा ये अपचायक है या ऑक्सीकारक है,
ऑक्सीकारक है। तो आपको ढूंढनी क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लीजिए CrF2, CrF3, MnCl2 और CrF6। तो हायर ऑक्सीडेशन कौन सी है, जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, जो निम्न अवस्था में जाकर के रिड्यूस हो सके तो खुद क्या होंगी, ऑक्सीकारक होंगी। तो ये देखो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीकारक होती है, तो उच्च कौन सी है, CrF6। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके अंदर। इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कलर प्रॉपर्टी, उसमें से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। और उसमें दो कारण होते हैं, एक तो होता है डी संक्रमण और एक होता है चार्ज ट्रांसफ़र। चार्ज ट्रांसफ़र भी दो प्रकार का होगा, MLCT या LMCT, लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड। वो अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए